हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक ऐसे इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने कम ही सुना होगा। लेकिन अगर हम मॉडर्न सोशियोलॉजी की बात करें तो इसमें कौन कौन से थिंकर्स हैं। मान लीजिए ओल्ड थिंकर्स के बारे में तो हम लोग जानते हैं, जैसे क्लासिकल थिंकर्स में आ जाते हैं दुर्खीम हैं, मैक्स वेबर हैं, काम्टे हैं, मार्क्स हैं। मिड में यदि हम बात करें तो आप लोग देखेंगे रेडक्लिफ ब्राउन, फिर लेवी स्ट्रॉस, मर्टन, पार्सन्स, इन सभी लोगों को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें कि मॉडर्न सोशियोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन से थिंकर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो ये नाम जो है अक्सर करके जब यूजीसी नेट के पेपर होते हैं उनमें कुछ थिंकर्स को बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और मुझे इनके बारे में इन्होंने काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन पे इन्होंने एक अपना अलग ही पर्सपेक्टिव दिया है। तो इनका नाम है ब्रूनो लाटोर। इनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इनसे रिलेटेड क्या कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो आप लोग यहाँ पे कंटेंट देख रहे हैं ये विकिपीडिया से अवेलेबल है और हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि और किसी बुक्स में हम लोगों को इस टाइप के थिंकर्स का जो डिटेल है वो नहीं मिल पाता है। यहाँ पे आप लोग ब्रूनो लाटोर जी की इमेज देख सकते हैं और जन्म इनका जो है यहाँ पे आप लोग डिटेल देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो ये 22 जून 1947 को बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ जो है 75 साल की उम्र में 9 अक्टूबर 2022 में फ्रांस पेरिस में हो गई थी। ओके, हॉलबर्ग प्राइज़ इनको दिया गया है, क्योटो प्राइज़ दिया गया है। तो ये तो कुछ इनके बारे में डिटेल्स हैं। मेनली जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि इनके नोटेबल वर्क्स क्या हैं। तो कुछ बुक्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली बुक आती है निकल के लेबोरेटरी लाइफ, जो कि 1979 में पब्लिश हुई थी। साइंस इन एक्शन ये 1987 में पब्लिश हुई थी। वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, वेरी वेरी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। और ये जितने बुक्स हैं इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो ये बुक जो है वो 1991 में पब्लिश हुई थी। पॉलिटिक्स ऑफ नेचर ये भी एक इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, 1999 में पब्लिश हुई थी। अच्छा, ये तो बुक्स की बात हुई। लेकिन अगर हम लोग आइडियाज़ की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ भी दिए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक्टर नेटवर्क थ्योरी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक्टर नेटवर्क थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है कॉन्सेप्ट, तो ये है ब्रूनो लाटोर। ओके, एक्टेंट का दिया है इन्होंने कॉन्सेप्ट, ब्लैक बॉक्सिंग का दिया है, ग्राफिज्म थीसिस का दिया है इन्होंने, मैपिंग कंट्रोवर्सीज, नॉन मॉडर्निज्म। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि इनके हैं। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब इनके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ब्रूनो लाटोर जीवन काल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 22 जून 1947 से लेके 9 अक्टूबर 2022 तक ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, मानव विज्ञानी और समाजशास्त्री भी थे। वे विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टडी के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे। 1982 से 2006 तक इकोल डेस माइनेस डे पेरिस सेंटर डी सोशियोलॉजी डे एल इनोवेशन में पढ़ाने के बाद वे साइंसेस पो पेरिस में 2006 से लेके 2017 में तक प्रोफेसर बने रहे, जहां वे साइंसेस पो मीडिया लैब के वैज्ञानिक निदेशक थे। वे 2017 में कई विश्वविद्यालय गतिविधियों से सेवानिवृत्त हुए। वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सेंटेनियल प्रोफेसर भी थे। लाटोर को उनकी किताबों कौन कौन सी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। लेबोरेटरी लाइफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साइंस इन एक्शन
इन बुक्स के लिए जाना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक व्यवहार पर उनके अध्ययन एक समय में सामाजिक निर्माणवादी विज्ञान के दर्शन के दृष्टिकोण से जुड़े थे। लाटोर ने इस तरह के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अलग कर दिया। तो जो एक उस समय में हम देखें कि किस तरीके से अलग पर्सपेक्टिव चल रहा था, इन सारे से अलग होके और लाटोर जो है उस सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। वह व्यक्तिपरक, वस्तुपरक विभाजन से हटने और व्यवहार में काम करने के दृष्टिकोण को फिर से विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। तो व्यक्तिपरक, वस्तुनिष्ठ जो एक चल रहा था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात चल रही थी कि कैसे हमें किस पे फोकस करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों से आप लोग देखेंगे अलग हटके, और इन्होंने जो है एक अपना अलग ही व्यवहारिक तरीके से हम कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं समझने के लिए उस पर इन्होंने काम किया। लाटोर ने 2017 में कहा कि वह विज्ञान में विश्वास के पुनर्निर्माण में मदद करने में रुचि रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो विज्ञान में हमें जो विश्वास है, इसको हमें लगता है फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और विज्ञान के कुछ अधिकार को फिर से हासिल करने की आवश्यकता है। मिशेल कॉलन, मैडेलिन एक्रिच और जॉन लॉ के साथ लाटोर एक्टर नेटवर्क थ्योरी, जिसे ANT भी कहते हैं, कि प्राथमिक डेवलपर्स में से एक हैं। तो अगर एक एक्टर नेटवर्क थ्योरी की बात आएगी तो इसमें आप लोग मिशेल कॉलन, मैडेलिन एक्रिच और जॉन लॉ के साथ में ब्रूनो लाटोर को भी देख सकते हैं। ओके, जो एक निर्माणवादी दृष्टिकोण है, जो हेराल्ड गारफिंकेल की एथनोमेथोडोलॉजी, अल्जिर्दास जूलियन ग्रामिस के जेनरेटिव सेमियोटिक्स और हाल ही में एमिल डर्खाइम के प्रतिद्वंदी गैब्रियल टार्डे के समाजशास्त्र से प्रभावित है। तो कई सारे थिंकर्स का प्रभाव इनके पे देखने को मिला है। सेम कंटेंट यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके, जीवनी की बात करें तो लाटोर बरगंडी के एक प्रसिद्ध वाइन मेकर परिवार से संबंधित थे, जिन्हें मैशन लुई लाटोर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बोर्डो में इसी नाम से शैलो लाटोर एस्टेट से उनका कोई संबंध नहीं था। ओके, एक छात्र के रूप में लाटोर ने मूल रूप से दर्शन शास्त्र पे यानी फिलॉसफी पे ध्यान केंद्रित किया। 1971-72 में उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा एग्रीगेशन, जिसे CAPES डे फिलोसॉफी में दूसरा और फिर पहला स्थान प्राप्त किया। लाटोर ने 1975 में टूर्स विश्वविद्यालय से दार्शनिक धर्मशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की और उनकी शोध प्रबंध का जो शीर्षक था, तो ये तो आप लोगों को फ्रेंच में दिख रहा है, यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, व्याख्या और ओंटोलॉजी, पुनरुत्थान के ग्रंथों का विश्लेषण, और इंग्लिश में इसे ये है लिखा हुआ है एक्सेसिस एंड ओंटोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट ऑफ रिसरेक्शन। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, लाटोर ने विज्ञान में रुचि विकसित की और ORSTOM की ओर से आइवरी कोस्ट में फील्ड वर्क भी इन्होंने किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आइवरी कोस्ट में इनका फील्ड वर्क रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप डीकोलोनाइजेशन, नस्ल और औद्योगिक संबंधों पर एक संक्षिप्त मोनोग्राफ भी तैयार हुआ था। 1990 के दशक में उन्हें मिशेल सेरेश के साथ संवादों की एक श्रृंखला में भाग लिया इन्होंने, जिसे एक्लेयरसिसमेंट्स यानी विज्ञान, संस्कृति और समय पर बातचीत के रूप में प्रकाशित किया गया था। पेरिस में इकोले des माइंस स्थित सेंटर दे सोशियोलॉजी दे इनोवेशन में 20 साल से ज़्यादा बिताने के बाद लाटोर 2006 में साइंसेस पो चले गए, जहां वे गैब्रियल टार्डे के नाम पर बनी कुर्सी के पहले अधिष्ठाता थे। हाल ही के वर्षों में उन्होंने जर्मनी के कार्लसरूहे स्थित जैमलेट कोन्स एंड मेडिएन टेक्नोलॉजी में आइकोनोक्लेस और मेकिंग थिंग्स पब्लिक सहित कई सफल कला प्रदर्शनियों के
क्यूरेटर के रूप में भी इन्होंने काम किया। 2005 में उन्होंने एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में स्पिनोजा दर्शन शास्त्र की कुर्सी भी संभाली थी। लाटोर अपने जीवन के अंत तक धार्मिक बने रहे और बाइबल को निष्ठापूर्वक पढ़ते रहे। 9 अक्टूबर 2022 में 75 वर्ष की आयु में लाटोर का अग्नाशय के कैंसर से निधन हो गया। उनके कागजात फ्रांसीसी राष्ट्रीय अभिलेखागार और ब्यून के नगर अभिलेखागार में योगदान किए गए थे, तो उधर में कंट्रीब्यूट कर दिया गया। तो सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान के। तो 22 मई 2008 को जेम्स आर टेलर, जिन पर लाटोर का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, के कार्यों के सम्मान में आयोजित एक संगठनात्मक संचार सम्मेलन के अवसर पर मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय द्वारा लाटोर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने कई अन्य मानद डॉक्टरेट उपाधियों के साथ साथ फ्रांस का लीजन डी होनूर 2012 में भी प्राप्त किया था। होलबर्ग पुरस्कार भी इनको दिया गया है। तो 13 मार्च 2013 को उन्हें होलबर्ग पुरस्कार 2013 का विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार समिति ने कहा कि ब्रूनो लाटोर ने आधुनिकता का एक महत्वाकांक्षी विश्लेषण और पुनर्व्याख्या की है और आधुनिक और पूर्व आधुनिक प्रकृति और समाज, मानव और गैर मानव के बीच के अंतर जैसी मूलभूत अवधारणाओं को चुनौती दी है। समिति ने कहा कि लाटोर के काम का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और विज्ञान के इतिहास, कला इतिहास, दर्शन, नृविज्ञान, भूगोल, धर्मशास्त्र, साहित्य और कानून के अध्ययन से कहीं आगे तक स्पष्ट है। नॉर्वेजियन दार्शनिक जॉन एस्लर द्वारा 2013 में ऑक्टेन पोस्टिन में प्रकाशित एक लेख में लाटोर को दिए जाने की आलोचना करते हुए कहा गया था कि सवाल यह है कि क्या यह पुरस्कार के रियल में हकदार हैं। अगर पुरस्कार के या कानून में नए ज्ञान का मुख्य मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया गया होता, बजाय इसके कि इसे कई मानदंडों में से एक माना जाए, तो मेरी राय में वह पूरी तरह से अयोग्य होते। तो क्रिटिसिज्म का काम किया था जॉन एस्लर ने, जो कि नॉर्वे से संबंधित थे। स्पिनोजा और क्योटो पुरस्कार इनको दिया गया। डच इंटरनेशनल स्पिनोजा प्रीज फाउंडेशन ने 24 नवंबर 2020 को ब्रूनो लाटोर को स्पिनोजा लेंस 2020 से सम्मानित किया। 2021 में उन्हें विचार और नैतिकता श्रेणी में क्योटो पुरस्कार भी दिया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेम ये आप लोगों को इंग्लिश में कंटेंट दिख रहा है। ओके, इनके अगर मुख्य कार्य की बात करें, मेन वर्क इनका क्या रहा है, तो सबसे पहले हम लोग प्रयोगशाला लाइफ यानी कि लेबोरेटरी लाइफ की बात करते हैं। ये प्रयोगशाला जीवन। अपने शुरुआती करियर के प्रयासों के बाद लाटोर ने अपनी शोध रुचियों को प्रयोगशाला वैज्ञानिकों पर केंद्रित कर दिया। 1979 के सह लेखक स्टीव वुगलर के साथ लेबोरेटरी लाइफ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स के प्रकाशन के बाद लाटोर का महत्व बढ़ गया। पुस्तक में लेखक साल्क इंस्टीट्यूट में एक न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी अनुसंधान प्रयोगशाला का नीवंश विज्ञान अध्ययन करते हैं। इस शुरुआती काम ने तर्क दिया कि वैज्ञानिक पद्धति का भोला भाला वर्णन, जिसमें सिद्धांत किसी एक प्रयोग के परिणाम पर आधारित होते हैं या गिरते हैं, वास्तविक प्रयोगशाला अभ्यास के साथ असंगत हैं। तो यहाँ पे जो एक साइंटिफिक मेथड की बात की जाती है उसको इन्होंने चैलेंज किया, क्योंकि साइंटिफिक मेथड जो है वो हर प्लेस पे सेम रिजल्ट देता है, जबकि यदि हम बात करें कि किसी अगर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वो उससे बहुत ही अलग होते हैं। प्रयोगशाला में लाटोर और वुगलर ने देखा कि एक सामान्य प्रयोग केवल और निर्णायक आंकड़े ही उत्पन्न करता है, जिन्हें उपकरण या प्रयोगात्मक विधि की विफलता के कारण माना जाता है, और वैज्ञानिक प्रशिक्षण का एक बड़ा हिस्सा यह सीखना होता है कि किस आंकड़े को रखना है और किस आंकड़े को त्यागना है। इस
परक निर्णय, इसका व्यक्ति परक निर्णय आखिर में कैसा लिया जाए। तो हमें लगता है कि हमारे जो साथी पीएचडी कर रहे होंगे या थीसिस वगैरह लिख रहे होंगे या जो लोग सम रिसर्च कर रहे होंगे, तो उन लोगों को ये अच्छे से भली भांति पता होगा, क्योंकि जब भी बात हम करते हैं सम डाटा कलेक्शन की, तो हम ये भी देखते हैं, ये रियली ये बहुत ही एक बोलेंगे कि तीखी बात कही गई है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम ये देखते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव हो जाते हैं कि हमें कौन सा आंकड़ा जो है रखना है और कौन हमें हटाना है, और कौन सा हमारे अकॉर्डिंग शूट कर रहा है उसी को हम उसमें रखने की कोशिश करते हैं। लाटोर और वुल्गर ने तर्क दिया कि अप्रशिक्षित पर्यवेक्षकों के लिए यह पूरी प्रक्रिया सत्य और सटीकता की निष्पक्ष खोज नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूढ़िवादिता के विपरीत आंकड़ों को नज़रअंदाज करने की एक प्रक्रिया है। तो एक बहुत ही कड़वा सच इन्होंने बताया। मेन वर्क्स में आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में कंटेंट सेम देख रहे हैं। लेबोरेटरी लाइफ इन्होंने बुक लिखी है और ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ओके, लाटो और वुल्गर ने विज्ञान के एक अत्यंत विधर्मी और विवादास्पद तस्वीर प्रस्तुत की। गैस्टन बेचेलार्ड के कार्यों का हवाला देते हुए वे इस धारणा को आगे बढ़ाते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन की वस्तुएं प्रयोगशाला के भीतर सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। तो जो वैज्ञानिक अध्ययन की वस्तुएं होती हैं वो लेबोरेटरी के अंदर हम सामाजिक रूप से निर्मित करते हैं कि उन्हें मापने वाले उपकरणों और उनकी व्याख्या करने वाले मस्तिष्कों के बाहर अस्तित्व नहीं दिया जा सकता है। यानी डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? भाई हम ही जैसे लोग होते हैं। ओके, वे वैज्ञानिक गतिविधि को विश्वासों, मौखिक परंपराओं और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट प्रथाओं की एक प्रणाली के रूप में देखते हैं। संक्षेप में विज्ञान का पुनर्निर्माण एक प्रक्रिया या सिद्धांत के समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक संस्कृति के रूप में किया जाता है। लाटूर ने 1987 की पुस्तक साइंस इन एक्शन, हाउ टू फॉलो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स थ्रू सोसाइटी, वैज्ञानिक ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। तो दोस्तों ये जो बुक है ये साइंस इन एक्शन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर हम सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो। जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध दूसरा सिद्धांत इस प्रकार लिखा था कि वैज्ञानिक और इंजीनियर उन नए सहयोगियों के नाम पर बोलते हैं जिन्हें उन्होंने आकार दिया है और नामांकित किया है। अन्य प्रतिनिधियों के बीच प्रतिनिधि वे शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए इन अप्रत्याशित संसाधनों को जोड़ते हैं। इस युग में लाटूर के कुछ दृष्टिकोणों और निष्कर्षों ने तीव्र खंडन को जन्म दिया। ग्रास और लेविट का तर्क है कि गैर वैज्ञानिक संदर्भों में लागू होने पर लाटूर का दृष्टिकोण बेतुका हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि सहकर्मियों का एक समूह बिना खिड़की वाले कमरे में इस बात पर बहस कर रहा था कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं, और वे बाहर जाकर हवा में बारिश की बूंदों और मिट्टी पर गड्ढों को देखते हैं, तो लाटूर की परिकल्पना यह दावा करेगी कि बारिश जो है वो सामाजिक रूप से निर्मित थी। तो ये क्रिटिसिज्म भी किया गया है ग्रास और लेविट के द्वारा। इसी तरह दार्शनिक जॉन सीयरल का तर्क है कि लाटूर की चरम समाजवादी रचनावादी स्थिति कई बिंदुओं पर गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसके अलावा अनजाने में हास्यास्पद परिणाम भी है। तो आप लोगों को पता है कि क्रिटिसिज्म जो थिंकर अगर कुछ करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि सोसाइटी में सबकी सोच तो एक जैसी होती नहीं है, तो सम क्रिटिसिज्म भी उन्हें झेलना पड़ता है। सेम कंटेंट यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश में मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रांस का पाशुरीकरण। तो ये क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। प्राइमेटोलॉजिस्टों के समाजशास्त्र की जांच करने वाली एक शोध परियोजना के बाद लाटूर ने प्रयोगशाला जीवन में विषयों को लेस माइक्रोब्स,
एट पैक्स। अंग्रेजी में अब हम इसका अनुवाद देखें, एक्चुअली सारी मोस्टली जो है ये फ्रेंच में है। तो पाश्चराइजेशन ऑफ फ्रांस आखिर में क्या है इसको देखेंगे। अंग्रेजी में 1988 में द पाश्चराइजेशन ऑफ फ्रांस के रूप में ये बुक प्रकाशित होती है। ओके, के साथ आगे बढ़ाया। इसमें उन्होंने फ्रांस के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक लुई पाश्चर के जीवन, और इसीलिए पाश्चराइजेशन ऑफ फ्रांस भी कहा गया है, पाश्चर के जीवन और करियर और सूक्ष्म जीवों की उनकी खोज की समीक्षा की। एक राजनीतिक जीवन शैली की एक राजनीतिक जीवनी की शैली में की है। लाटूर पाश्चर के करियर में और उनके आसपास काम करने वाली सामाजिक ताकतों और उनके सिद्धांतों को स्वीकार किए जाने के असमान तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। पाश्चर के काम को कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से स्वीकार किए जाने के लिए अधिक स्पष्ट रूप से वैचारिक स्पष्टीकरण प्रदान करके वह इस धारणा को कमजोर करने का प्रयास करते हैं कि वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्वीकृति और अस्वीकृति मुख्य रूप से या आमतौर पर प्रयोग, प्रमाण या तर्क का विषय है। तो ये है पाश्चराइजेशन ऑफ फ्रांस, मीन्स जो लुई पाश्चर थे उनका किस तरीके से हम देखें तो इम्पैक्ट पड़ा था। ओके, यहाँ पे एक और आप लोगों को कंटेंट दिख रहा है, अरामिस या अरामिस बोल सकते हैं, या प्रौद्योगिकी का प्रेम या द लव ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, अरामिस या प्रौद्योगिकी का प्रेम या फिर लव ऑफ टेक्नोलॉजी एक असफल जन परिवहन परियोजना के इतिहास पर केंद्रित है। तो जो जन परिवहन परियोजनाएं होती हैं वो कैसे फेल हुई थी, तो इस पे अरामिस या लव ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये इन्होंने लिखा है। अरामिस पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट एक उच्च तकनीकी स्वचालित मेट्रो जो कि 70 और 80 के दशक में फ्रांस में विकसित की गई थी, और इसे पेरिस में एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के रूप में लागू किया जाना था। इसमें ऑटोमोबाइल्स के लचीलेपन के साथ मेट्रो की दक्षता का संयोजन था। ये कब की बात हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिए, 1970s और 80s की बात हो रही है। अरामिस को निरंतर गतिमान निजी कारों और अनावश्यक स्थानांतरणों के उन्मूलन पर आधारित एक आदर्श शहरी परिवहन प्रणाली बनना था, कि जिससे हमारे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी संख्या जो होगी वो थोड़ा उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। परिवहन का एक नया रूप सामूहिक परिवहन जितना ही सुरक्षित और सस्ता होना था। प्रस्तावित प्रणाली में विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोटर, सेंसर नियंत्रण, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और दक्षिणी पेरिस में एक प्रमुख स्थापना शामिल थी, लेकिन अंततः यह परियोजना जो है 1987 में समाप्त हो गई। लाटूर का तर्क है कि यह तकनीकी इसलिए विफल नहीं हुई क्योंकि किसी विशेष कारक ने इसे नष्ट कर दिया, बल्कि इसलिए कि कारक बातचीत और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने के माध्यम से इसे बनाए रखने में विफल रहा। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग देखेंगे कि जो प्रोग्राम्स हैं या परियोजनाएं जो होती हैं इंट्रोड्यूस होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स से वो फेल हो जाती हैं क्योंकि उस पर सबका एग्री नहीं हो पाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोशल मुद्दा हो जाता है, और यही बात लाटूर कहना चाहते हैं। ओके, अरामिस के पतन की जांच करते हुए लाटूर ने कारक नेटवर्क थ्योरी, तो जो आप लोगों ने देखा कि एक्टर नेटवर्क थ्योरी आखिर में क्या है, वो यही है कि किस तरीके से ये वर्क करता है, के सिद्धांतों का वर्णन किया है। लाटूर के पुस्तक के अपने विवरण के अनुसार इस कार्य का उद्देश्य पाठकों को प्रौद्योगिकी अध्ययन की तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्र में प्रशिक्षित करना और कई नए साहित्यिक रूपों में प्रयोग करना है जो कि तंत्र और स्वचालिता को संभालने के लिए आवश्यक है, बिना इस विश्वास के कि वे यांत्रिक है या फिर स्वचालित है, तो वो मैकेनिकल है या फिर ऑटोमेटिक है। इसको हमें इस पे बिलीव करने से आगे हमको ये सोचना है कि किस तरीके से उसको हम हैंडल कर सकते हैं, या हम ये कहें कैसे वो इम्पैक्ट डालते हैं। ओके,
हम कभी आधुनिक नहीं रहे। ये भी एक इनकी बहुत ही अच्छी बुक है। तो लाटोर का काम, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसलेशन में आप लोग देखेंगे लाटोर को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया गया है, बट हम लोग अगर इंग्लिश को देखें तो लाटोर के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, लाटोर का काम नूस एंड एवंस जमैस एट मार्डिनेस, ये आप लोगों को फ्रेंच में ही दिख रहा है। SID एंथ्रोपोलॉजी सिमेट्री के पहली बार 1991 में फ्रेंच में प्रकाशित हुआ था। ओके, फिर 1993 में वी हैव नेवर बीन मॉडर्न के रूप में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। तो हम कभी आधुनिक नहीं रहे, ये जो इंग्लिश में बुक है वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लाटोर ने विज्ञान के इस मानव शास्त्र के पाठक को हमारे मानसिक परिदृश्य पर पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के कार्य का मूल्यांकन किया और ज्ञान एवं कार्य में वैज्ञानिक पद्धति के योगदान पर विचार किया, जिससे विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के बीच का अंतर जो है वो धुंधला हो गया। लाटूर ने तर्क दिया कि समाज वास्तव में कभी आधुनिक नहीं रहा है और उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद या आधुनिकता विरोधी वाद की तुलना में गैर आधुनिकतावाद या अआधुनिकतावाद को बढ़ावा दिया। तो गैर आधुनिकतावाद या अआधुनिकतावाद यानी नॉन मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रूनो लाटोर से संबंधित है। ओके, उनका रुख यह था कि हम कभी आधुनिक नहीं रहे हैं और केवल मामूली विभाजन ही पश्चिमी लोगों को अब अन्य समूहों से अलग करते हैं। लाटोर ने आधुनिकतावाद को एक ऐसे युग के रूप में देखा जिसका मानना था कि इसने अपने मद्देनजर पूरे अतीत को रद्द कर दिया है। उन्होंने आधुनिकता विरोधी प्रतिक्रिया को आत्मा, तर्कसंगतता, स्वतंत्रता, समाज, ईश्वर या यहाँ तक कि अतीत जैसी संस्थाओं का बचाव करने के रूप में प्रस्तुत किया है। लाटूर के अनुसार उत्तर आधुनिक लोगों ने भी आधुनिकतावादी अमूर्तताओं को स्वीकार किया जैसे कि वे वास्तविक हों। तो आप लोग देखेंगे जैसे कि अभी अगर आप लोग हम अगर धर्म की बात करें, रिलीजन की, तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है आप लोग देखेंगे कि जो रिलीजन है या उसके प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो किए जाते हैं, पूजा पाठ करना या और भी चीज़ें मानना, तो वो भी चीज़ें वही हैं, बस हम उनको करने का तरीका जो है वो मॉडर्नाइज कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने अपने प्रैक्टिसेस या अपने बिलीफ को चेंज कर दिया है। इसके विपरीत अन्य आधुनिक दृष्टिकोण ने एक ओर विज्ञान और प्रौद्योगिकी और दूसरी ओर समाज के बीच समरूपता को पुनर्स्थापित किया। तो आप लोग देखेंगे जैसे अभी मैंने बोला पूजा पाठ की बात, तो पहले ये देखेंगे कि जो पंडित जी होते थे वो घर पे आके पूजा कराते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि ऑनलाइन भी पूजा हो जाया करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन है या हम बोलें टेक्नोलॉजी है उसकी देन है। लाटूर ने पूर्व आधुनिकतावाद की ओर लौटने की असंभवता का भी उल्लेख किया क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर प्रयोग को रोक दिया है, यानी कि हम फिर से अगर देखें तो पीछे लौटना उतना ही मुश्किल है। लाटूर ने केस स्टडी के माध्यम से आधुनिकता के पुराने वस्तु, विषय और प्रकृति समाज समझौते में भ्रांति को साबित करने का प्रयास किया, जिसका पता प्लेटो तक लगाया जा सकता है। उन्होंने बाहर बनाम यहाँ की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने वस्तु विषय भेद को केवल अनुपयोगी बताया, यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, और ज्ञान कार्य और प्रसारित संदर्भ में के प्रति एक नया दृष्टिकोण तैयार किया। लाटूर ने गैर आधुनिकों को एक अलग क्षेत्र में खेलते हुए माना जो उत्तर आधुनिकों से काफ़ी अलग था। उन्होंने इसे बहुत व्यापक और बहुत कम विवादास्पद एक अज्ञात क्षेत्र का निर्माण बताया, जिसे उन्होंने मजाकिया तौर पर मध्य साम्राज्य के रूप में संदर्भित किया है। 1998 में विज्ञान इतिहासकार मार्गरेट सी जैकब ने तर्क दिया कि 17वीं शताब्दी में आधुनिकतावाद के विकास का लाटोर का राजनीतिकरण किया गया विवरण आधुनिक पश्चिमी इतिहास से एक काल्पनिक पलायन है। तो एक बहुत ही ये फेमस कोट है, और अगर कभी एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि ये किसके बारे में किसने कहा है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्गरेट सी जैकब ने किसके लिए कहा है, ब्रूनो लाटोर के लिए। ओके,
सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पेंडोरा की आशा यानी पेंडोराज होप, ये क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। पेंडोराज होप जो है वो उन विषयों की ओर वापसी का प्रतीक है जिनकी खोज लाटो ने साइंस इन एक्शन और वी हैव नेवर बीन मॉडर्न में की थी। यह वैज्ञानिक ज्ञान की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए स्वतंत्र लेकिन विषयगत रूप से जुड़े निबंधों और केस स्टडीज़ का उपयोग करता है। लाटो ने कई निबंधों में एक कथात्मक उपाख्यानात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसमें उन्होंने अमेजन वर्षा वन में पेडोलॉजिस्टों के साथ अपने काम पाश्चुरीकरण यानी पाश्चुराइजेशन प्रक्रिया के विकास और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में फ्रांसीसी परमाणु वैज्ञानिकों के शोध का वर्णन किया है। लाटूर का कहना है कि विज्ञान अध्ययन के प्रति यह विशिष्ट उपाख्यानात्मक दृष्टिकोण इस विषय की पूरी समझ हासिल करने के लिए आवश्यक है। विज्ञान अध्ययन की वास्तविकता को समझने का एकमात्र तरीका यह है कि विज्ञान अध्ययन में सबसे अच्छा क्या किया जाता है, अर्थात वैज्ञानिक अभ्यास के विवरणों पर बारीकी से ध्यान दिया जाए। कुछ लेखकों ने लाटूर की कार्यप्रणाली की आलोचना की है, जिसमें ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय में विज्ञान इतिहास की प्रोफेसर कैथरीन पेंडोरा भी शामिल हैं। पेंडोराज होप की अपनी समीक्षा में कैथरीन पेंडोरा कहती हैं, लाटूर का लेखन जो है वो उत्तेजक, ताज़ा और कभी कभी वास्तव में दिल को छूने वाला हो सकता है, लेकिन यह एक विचलित करने वाली शैली भी प्रदर्शित कर सकता है, जिसमें रूपकों, उदाहरणों, परिभाषाओं और अमूर्तताओं को संयोजित करने का रोकों को उत्साह पर पाठकों को भी निराश कर सकता है और उनके काम को सबसे अच्छे इरादों के साथ पढ़ते हैं। तो ये इनकी कुछ जो बुक है पेंडोराज होप, उसमें सम पेजेस हैं, उसी के जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए थे। तो ये आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए कि हाँ आखिर में कुछ इनसे रिलेटेड ऐसे भी वर्क हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने ज्ञान मीमांसा संबंधी सरोकारों के अलावा लाटूर ने पेंडोराज होप में विज्ञान अध्ययन के राजनीतिक आयाम की भी पड़ताल की है। 2 अध्याय प्लेटो के गार्गोरियस का उपयोग विषय वस्तु और संदर्भ के बीच के अंतर की जांच और उसे उजागर करने के साधन के रूप में करते हैं, जैसा कि कैथरीन पेंडोरा ने अपनी समीक्षा में कहा है। प्राचीन काल की एक क्लासिक कृति का उपयोग करके वर्तमान चिंताओं को अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाने में लेखक की स्पष्ट प्रसन्नता से प्रभावित हुए बिना रहना कठिन है, क्योंकि वह पाठक के मन में यह धारणा छोड़ने में सफल होता है कि मुख्य पात्र सुकरात और कैलिक्लिस न केवल एक दूसरे के साथ बल्कि लाटूर के साथ भी संवाद कर रहे हैं। इतनी अच्छी तरीके से ये लिखा गया है। हालांकि लाटूर ने अपनी चर्चा को एक शास्त्रीय मॉडल के साथ प्रस्तुत किया है, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत सभी विवादास्पद राजनीतिक मुद्दे वर्तमान और निरंतर प्रासंगिक हैं। ग्लोबल वार्मिंग, पागल गाय रोग का प्रसार और धूम्रपान के कैंसरकारी प्रभाव, इन सभी का उल्लेख पेंडोराज होप में विभिन्न बिंदुओं पर किया गया है। फेलिक्स स्टैडलर के लेख रचनावाद से परे एक यथार्थवाद की ओर में वे विज्ञान अध्ययन के राजनीतिक आयाम पर लाटूर की स्थिति का सारांश इस प्रकार देते हैं। इन वैज्ञानिक बहसों को कृत्रिम रूप से खुला रखा गया है ताकि इन समस्याओं और इनसे लाभ उठाने के खिलाफ किसी भी राजनीतिक कार्रवाई को असंभव बना दिया जा सके। सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और अब हम लोग एक और इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका लेख है, उसमें हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है कि आलोचना की शक्ति क्यों समाप्त हो गई है।
आखिर में हम आलोचना क्यों नहीं कर पाते हैं। तो 2004 में इनका एक लेख रहा। लाटूर ने उन मूलभूत आधारों पर सवाल उठाया कि जिन पर उन्होंने अपने करियर का अधिकांश हिस्सा जो है आधारित किया था, यानी जो उनका अपना करियर से संबंधित, जो उनके स्टडी मटेरियल से संबंधित जो कंटेंट थे, उस पे इन्होंने जो भी स्टडी किया उसमें ये जो क्वेश्चन उठे, यही सारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उसमें उन्होंने पूछा है कि क्या विज्ञान अध्ययन नामक इस क्षेत्र में आविष्कार में भाग लेना मेरी गलती थी। उन्होंने अपने अध्ययन के क्षेत्र की और अधिक सामान्यतः समकालीन शिक्षा जगत में सामाजिक आलोचना की तीखी आलोचना की। उनका सुझाव है कि वर्तमान में जिस तरह आलोचना का अभ्यास किया जाता है वह अप्रासंगिकता की सीमा पर है। किसी भी जीवंतता को बनाए रखने के लिए लाटूर का तर्क है कि सामाजिक आलोचनाओं के लिए एक कठोर पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। हमारे आलोचनात्मक उपकरण पेंटागन बजट जितनी ही आलोचनात्मक जांच के पात्र हैं। फोकस और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए लाटूर का तर्क है कि सामाजिक आलोचनाओं को अनुभववाद को अपनाना चाहिए। एक हठी यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास पर विलियम जेम्स की तरह बोलने पर जोर देना चाहिए। लाटूर का सुझाव है कि लगभग 90% समकालीन सामाजिक आलोचना दो दृष्टिकोणों में से एक को प्रदर्शित करती है, जिसे वे तथ्यात्मक दृष्टिकोण और परिदृष्टिकोण करते हैं। परिदृष्टिकोण जो है वो बुत परस्ती विरोधी है, जो तर्क देता है कि विश्वास की वस्तुएं जैसे कि धर्म है, कला है, ये केवल भोले भाले आस्तिक की प्रक्षेपित इच्छाओं और आकांक्षाओं द्वारा निर्मित अवधारणाएं हैं। तथ्यात्मक दृष्टिकोण जो होता है फैक्ट से रिलेटेड होता है, तर्क देता है कि व्यक्तियों पर अक्सर गुप्त रूप से और उनकी जानकारी के बिना बाहरी शक्तियों जैसे कि अर्थशास्त्र या फिर लिंग का प्रभुत्व होता है। क्या अब आपको समझ में आया कि एक आलोचनात्मक सोच होना इतना अच्छा क्यों लगता है? लाटूर पूछते हैं, चाहे आप कोई भी दृष्टिकोण अपनाएं, आप हमेशा सही होते हैं, क्योंकि जब हम अपनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम सही हैं, तभी तो हमने उस पर्सपेक्टिव को अपनाया है। सामाजिक आलोचक उन विचारों के विरुद्ध बुत परस्ती विरोधी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार करते हैं। तो जिन्हें अस्वीकार करते हैं फिर उसके लिए वो हम देखेंगे कि जो बुत परस्ती दृष्टिकोण इन्होंने कहा है उसको अपनाते हैं। वे उन अध्ययन क्षेत्रों के लिए एक पश्चातापहीन प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करते हैं जिन्हें वे मूल्यांकन मानते हैं, और इस दौरान वे एक पूर्णतः स्वस्थ और दृढ़ यथार्थवादी के रूप में सोचते हैं जिसे वे वास्तव में संजोते हैं। सामाजिक आलोचना में इन विसंगतियों और दोहरे मानदंडों को बड़े पैमाने पर मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि तथ्यात्मक स्थिति और परि जैसी स्थिति में वस्तुओं की दो सूचियों के बीच कभी कोई क्रॉसओवर नहीं होता है, क्योंकि दोनों के दोनों फील्ड जो हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, सेम कंटेंट जो है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वाई हैज़ क्रिटिक्स रन आउट ऑफ स्टीम। ओके, कई दशकों से प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में लाखों छात्रों को सिखाए जा रहे इन तरीकों का व्यवहारिक परिणाम एक व्यापक और प्रभावशाली आलोचनात्मक प्रवणता है जिसे नियंत्रित करना अब तक असंभव साबित हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कि किसी पागल वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया एक घातक वायरस। सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि लाटूर ने लिखा है कि आलोचनात्मक विचारों पर उन लोगों ने अपना लिया है जिन्हें वे षड्यंत्र सिद्धांतकार कहते हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को नकारने वाले और 9/11 ट्रूथ मूवमेंट शामिल हैं। हो सकता है कि मैं षड्यंत्र सिद्धांतों को ज़रूरत से ज़्यादा
गंभीरता से ले रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि इन बेकाबू अविश्वास प्रमाणों की ज़रूरत से ज़्यादा मांग और सामाजिक अंधभूमि से शक्तिशाली व्याख्याओं के मुफ्त इस्तेमाल के मिश्रण में सामाजिक आलोचना के कई हथियार छुपे हुए हैं। तो ये कथन जो है वो ब्रूनो लाटोर के द्वारा कहा गया है। लेख का निष्कर्ष आलोचना के सकारात्मक ढांचे के पक्ष में तर्क देता है, ताकि यह समझने में मदद मिले कि चिंता के मुद्दों को कैसे कमज़ोर करने के बजाय उनका समर्थन किया जा सकता है। आलोचक वह नहीं है जो भोले भाले विश्वासों के पैरों के नीचे से कालीन उठाते हों, बल्कि वह हैं जो प्रतिभागियों को इकट्ठा होने के लिए मंच प्रदान करते हैं। तो इन्होंने कहा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। आलोचक वह नहीं है जो गोया द्वारा चित्रित नशे में मूर्ति भंजा की तरह विरोधी बुद्धवाद और प्रत्यक्षवाद के बीच बेतरतीब ढंग से बारी बारी से चलता है, बल्कि वह है जिसके लिए यदि कुछ नया बनाया जाता है तो इसका मतलब है कि यह नाजुक है और इसलिए इसे देखभाल और सावधानी की बहुत आवश्यकता है। लाटोर के लेख पोस्ट क्रिटिक के क्षेत्र में अत्यंत अधिक प्रभावशाली रहे। यह साहित्यिक आलोचना और सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत एक बौद्धिक आंदोलन है जो आलोचनात्मक सिद्धांत और वैचारिक आलोचना के तरीकों से परे पढ़ने और व्याख्या के नए रूपों की खोज करता है। साहित्यिक आलोचक रीता फेल्स्की ने लाटोर को पोस्ट क्रिटिक परियोजना का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत बताया है। सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके, रीअसेंबलिंग द सोशल, ये भी इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। रीअसेंबलिंग द सोशल 2005 में पब्लिश हुई थी। लाटोर अपने काम का पुनर्मूल्यांकन जारी रखते हैं और एक व्यावहारिक तत्व मीमांसा विकसित करते हैं जो किसी भी चीज़ को वास्तविक कहता है, जिसे एक कर्ता जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं कार्रवाई के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में दावा करता है। इसलिए यदि कोई कहता है कि मुझे अपने पड़ोसियों के प्रति दानशील होने के लिए ईश्वर ने प्रेरित किया था, तो हमें उन दावे के ऑन्कोलॉजिकल वजन को पहचानना चाहिए, बजाय इसके कि हम ईश्वर की उपस्थिति में उनके विश्वास को वर्ग, लिंग, साम्राज्यवाद आदि जैसे सामाजिक चीज़ों से बदलने का प्रयास करें। लाटोर का सूक्ष्म तत्वमीमांसा दुनिया के बहुलता के अस्तित्व और शोधकर्ता की और अधिक दुनियाओं को पता लगाने की इच्छा की मांग करता है कि आखिर में कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। उनका तर्क है कि शोधकर्ताओं को अपने अभिनेता को किसी संरचना या ढांचे में फिट करने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, लेकिन लाटोर का मानना है कि इस त्याग के लाभ नुकसान से कहीं ज़्यादा हैं। कम से कम उनके जटिल तत्व मीमांसा का सम्मान किया जाएगा, उनकी अड़ियल प्रवृत्ति को मान्यता दी जाएगी, उनकी आपत्तियों को दूर किया जाएगा, उनकी बहुलता को स्वीकार किया जाएगा। तो ये कथन जो है लाटोर का है। लाटोर के लिए तत्व मीमांसा या सत्ता मीमांसा जो वास्तव में है के बारे में बात करने का अर्थ उन विभिन्न विरोधाभासी संस्थाओं और विचारों का गहन अनुभवजन्य ध्यान देना जो लोगों को एक साथ लाते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। लाटोर का तत्व मीमांसा का विवरण इस प्रकार है। इन्होंने कहा है कि यदि हम तत्व मीमांसा यानी जानने की इच्छा को दार्शनिक परंपरा से प्रेरित एक ऐसा अनुशासन कहते हैं जो विश्व की मूल संरचना को परिभाषित करने का दावा करता है, तो अनुभवजन्य तत्व मीमांसा वह है जिसकी ओर एजेंसियों पर विवाद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे निरंतर दुनिया को नई प्रेरणाओं से भरते हैं और निरंतर दूसरों के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि कर्ताओं के अपने तत्व मीमांसा का अन्वेषण आखिर में कैसे किया जाए, क्योंकि सबकी अपनी समय के हिसाब से हम देखें तो सोचने का तरीका भी बदलता जाता है। ओके, सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके,
एक अधिक परंपरागत तत्वमीमांसावादी यह तर्क देते हुए आपत्ति कर सकता है कि इसका अर्थ है कि अनेक विरोधाभासी वास्तविकताएं हैं, क्योंकि एजेंसियों पर विवाद है, क्योंकि विरोधाभासी विचारों की बहुलता है जिसे लोग कार्रवाई के आधार के रूप में दावा करते हैं। ईश्वर, प्रकृति, राज्य, यौन ड्राइव, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी इत्यादि अपने आपत्ति पारंपरिक दार्शनिक तत्वमीमांसा और लाटूर की बारीकियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर को प्रकट करती है। लातूर के लिए वास्तविकता की कोई बुनियादी संरचना या एकल आत्मसंगत दुनिया नहीं है। वास्तविकताओं की एक अनजाने में बड़ी बहुलता या उनके शब्दों में दुनिया मौजूद है। प्रत्येक अभिनेता की एजेंसी के स्रोतों, कार्रवाई की प्रेरणाओं के लिए एक इसमें लाटूर उल्लेखनीय रूप से B.F. स्किनर की स्थिति को अस्तित्व में लाते हैं। B.F. स्किनर की स्थिति से परे स्वतंत्रता और गरिमा और कट्टरपंथी व्यवहारवाद के दर्शन के करीब हैं। अभिनेता जो कि वास्तविक है और तत्वमीमांसा से भी रिलेटेड है को अस्तित्व में ये लाते हैं, यानी कि यह अभिनेता को वास्तविक मानते हैं। शोधकर्ता का कार्य एजेंसी की व्याख्या करने वाली एक मूल संरचना खोजना नहीं है, बल्कि सामान्य अभिनेताओं द्वारा प्रस्तावित आध्यात्मिक नवाचारों को पहचानना है। लाटूर का तर्क है कि उन आध्यात्मिक नवाचारों का मानचित्रण करने में सापेक्षवाद के प्रति एक मजबूत समर्पण शामिल है। सापेक्षवादी शोधकर्ता अभिनेताओं की भाषा सीखता है, वे जो करते हैं उसके बारे में वे क्या कहते हैं उसे रिकॉर्ड करता है और अभिनेता की प्रेरणाओं को समझाने के लिए किसी उच्चतर संरचना का सहारा नहीं लेता है। सापेक्षवादी अभिनेता जो हठपूर्वक कह रहे उसे गंभीरता से लेता है और जब वे यह निर्दिष्ट करते हैं कि उन्हें क्या करना है या क्या करने के लिए प्रेरित करता है तो उनकी उंगलियों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण करता है। तो एक्टर यही करता है, जब एक्शन की बात होती है तो वो उस तरीके से एक्टिंग करता है। सापेक्षवादी उन तत्वमीमांसाओं की बहुलता को पहचानना है जिन्हें अभिनेता अस्तित्व में लाते हैं और उन्हें एक ही संरचना या स्पष्टीकरण तक सीमित करने के बजाय उनका मानचित्रण करने का प्रयास करते हैं। ये आप लोगों को सेम कंटेंट इंग्लिश में दिख रहा है, थोड़ा सा और बचा है। विज्ञान युद्धों में आखिर में साइंस जो है वो हमें वार में कैसा दिखता है, तो इस पे इन्होंने एक लिखा हुआ है, विज्ञान युद्ध और उत्तर सत्य यानी कि नॉर्थ ट्रुथ, ब्रूनो लाटोर करके। एलन सोकाल ने अपनी पुस्तक फैशनेबल नॉनसेंस, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, एलन सोकाल की बुक है, में 1998 में ला रिचर्चे में लाटूर द्वारा लिखे गए एक लेख का हवाला देते हुए लाटूर के सापेक्षवाद की आलोचना की है। इस शोध पर अपनी प्रतिक्रिया में, जिसमें दिखाया गया है कि फराओ रामसेस द्वितीय की मृत्यु संभवतः तपेदिक से हुई थी, लाटूर ने सोचा कोच द्वारा 1982 में खोजे गए एक बेसिलस के कारण उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। कोच से पहले बेसिलस का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। उनका कहना था कि यह उतना ही कालभ्रम है जितना कि यह दावा करना कि फराओ की मृत्यु जो है वो मशीन गन की गोली से हुई थी। लाटोर ने बताया कि उन्हें पूछा गया था कि क्या आप वास्तविकता में विश्वास करते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने जल्दी और हंसी से भरा जवाब दिया। लाटोर ने कहा कि लाटोर के लिए वास्तविकता ना तो ऐसी चीज़ है जिस पर हमें विश्वास करना है और ना ही हमने उस तक पहुँच खो दी है। क्या आप वास्तविकता में विश्वास करते हैं? ऐसा प्रश्न पूछने के लिए व्यक्ति को वास्तविकता से इतना दूर हो जाना पड़ता है कि उसे पूरी तरह से खो देने का डर संभव हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि क्या हमें भगवान में विश्वास है, तो मीन्स ये है कि हम भगवान से हमारी काफ़ी दूरी है, तब हम उसमें विश्वास करने की बात को सोच सकते हैं। और इस डर का अपना एक बौद्धिक
इतिहास है। केवल एक ऐसा मन जो सबसे अजीब स्थिति में हो, जो दुनिया को अंदर से बाहर की ओर देख रहा हो और बाहर से केवल नज़र के एक कमज़ोर कनेक्शन से जुड़ा हो, वास्तविकता को खोने में निरंतर डर में धड़केगा। केवल ऐसा एक शरीरहीन पर्यवेक्षक ही किसी पूर्ण जीवन सहायक उत्तरजीविता किट की तलाश करेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, साइंस वार्स एंड पोस्ट ट्रूथ है, ये मैंने नार्थ ट्रूथ कहा था, तो पोस्ट ट्रूथ है ब्रूनो लाटोर। ओके, थोड़ा सा और यहाँ पे कंटेंट बचा हुआ है। लाटोर के अनुसार विज्ञान अध्ययन की मौलिकता यह प्रदर्शित करने में निहित है कि तथ्य वास्तविक और निर्मित दोनों हैं। यानी ये कहते हैं कि फैक्ट जो होते हैं वो रियल भी होते हैं और वो बनाए भी जाते हैं, तो निर्मित भी होते हैं। इस प्रकार विज्ञान के प्रति उत्तर आधुनिक शत्रुता का आरोप न केवल यह पहचानने में विफल रहता है कि विज्ञान अध्ययन का उद्देश्य व्यवहार में विज्ञान कैसे किया जाता है, इसकी अधिक मजबूत समझ है, बल्कि विज्ञान अध्ययन के तरीकों और अंतर्दृष्टि की एक बुनियादी गलतफहमी को भी दर्शाता है। लाटूर ने वैज्ञानिक विरोधी सोच और तथाकथित वैकल्पिक तथ्यों के उदय को जोरदार ढंग से समस्याग्रस्त किया है। लाटूर का कहना है कि जलवायु विज्ञान और अन्य विषयों के खिलाफ हाल के हमले दर्शाते हैं कि विज्ञान पर ही एक वास्तविक युद्ध चल रहा है, जिसके लिए विज्ञान और विज्ञान अध्ययन के बीच अधिक घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। तो जैसा कि अभी आप लोग कोविड आया था तो आप लोग देखिए साइंस की ही देन थी। ओके, यहाँ पे आप लोग बुक्स देखेंगे इनके कुछ, तो ये आप लोग देखेंगे स्टीव वुगलर के साथ इन्होंने लेबोरेटरी लाइफ लिखा है। इसके बाद से साइंस इन एक्शन, और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बुक देखेंगे द पॉस्चराइजेशन ऑफ फ्रांस। उसके बाद से आप लोग देखेंगे वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, एमेरिस आर द लव ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बुक पैंडोराज होप, ऑलरेडी हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पॉलिटिक्स ऑफ नेचर, ये भी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ और भी बुक्स लिस्ट है इनकी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मेकिंग थिंग्स पब्लिक, ये जो है पीटर वेबल के साथ लिखे हैं। ओके, रीअसेंबलिंग द सोशल, एन इंट्रोडक्शन टू एक्टर नेटवर्क थ्योरी, तो ये 2005 में पब्लिश हुआ था। ऑन द मॉडर्न कल्ट ऑफ द फैक्टिस्ट गॉड, तो ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स इन्होंने लिखी है। द मेकिंग ऑफ लॉ एंड एथनोग्राफिक ऑफ द काउंसिल टेट करके ऐसा लिखा है, तो आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है, द मेकिंग ऑफ लॉ। ओके, रिजॉइसिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एन इंक्वायरी इनटू मोड ऑफ एग्जिस्टेंस, फेसिंग गैया। उसके बाद से आप लोग नेक्स्ट देखिए डाउन टू अर्थ आफ्टर लॉकडाउन। ओके, 2021 में आप लोग देख सकते हैं ये लिखी गई है बुक। तो ओके, नेक्स्ट ऑन इमरजेंस ऑफ एन इकोलॉजिकल क्लास। उसके बाद से लास्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू इनहैबिटेट द अर्थ। कुछ इनके बुक्स के फ्रंट पेज कवर मैं यहाँ पे मेंशन की हूँ, तो देख लेते हैं। वी हैव नेवर बीन मॉडर्न, ओके, लेबोरेटरी लाइफ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइंस इन एक्शन, रीअसेंबलिंग इन सोशल एंड इंक्वायरी इनटू द मोड ऑफ आई थिंक साइंस था, क्या था, कुछ तो था यहाँ पे, 1 मिनट, एग्जिस्टेंस है। ओके, पॉलिटिक्स ऑफ नेचर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आरामिस आर द लव ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बाद से आप लोग देख सकते हैं ऑन द इमरजेंस ऑफ एन इकोलॉजिकल क्लास, मेमो है। द बर्लिन की भी करके इन्होंने लिखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। द पॉस्चराइजेशन ऑफ फ्रांस, पेरिस विले इनविजिबल, ऑन द मॉडर्न कल्ट ऑफ द फैक्टिस्ट गॉड्स। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक थे। अच्छा, कुछ बुक और हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है आइकोनोक्लास, डाउन टू अर्थ, नेक्स्ट है पैंडोराज होप, फेसिंग गैया, ओलाफर इलियासन, ऑपरेशन सोफी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स थे दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे
मॉडर्न थिंकर की बात करेंगे हम लोग, कि जिनके बारे में आई थिंक आप लोगों को अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं पता है तो आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में इसको समझा। और जो भी हायर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर नेट का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। आई होप कि आप लोगों की जो भी स्टडी चल रही होगी उसमें आपके नॉलेज को और ज़्यादा ये इनरिच करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।